चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण, कौन कौन से आक्रमण हुए और उन्होंने आक्रमण किया, जो हम लोग मध्य भारत इतिहास की कड़ी में पढ़ रहे हैं। इस मध्य भारत के इतिहास की कड़ी में हम लोग मोहम्मद बिन पहला अरब मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो मोहम्मद बिन कासिम, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद तुर्कों में जो आक्रमण करने वाले थे, सबसे पहले कौन आए थे? महमूद गजनवी। तो कल पिछली क्लास में हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गौरी के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा। आइए, मोहम्मद गौरी जो होता है वो भी सेम था, वो तुर्क की एक अफगान जाति थी। अब इसके पहले कहानी समझिए मोहम्मद गौरी के बारे में। जनरली जो था, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे कि ये जो था भारत का पड़ोसी सीटा हुआ जो सीमा था अखंड भारत में, एक जगह था जो नाम था अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में ही एक जगह था क्या? गजनवी था, गजनवी। तो जब मोहम्मद गजनवी का कोई संतान नहीं था, तो होने का उसका अगले का शासन कौन करेगा? कोई तो नहीं रहेगा। तो और जैसा कि पिछली कक्षा में पढ़े थे कि महमूद गजनवी राज्य में जाकर किसकी मृत्यु हो गई थी, तो वहां पर ही अफगान में भी एक छोटा सा साम्राज्य था जिसका नाम था गौर। ठीक है, उस गौर साम्राज्य था। तो गौर साम्राज्य मतलब अफगानिस्तान में ही पड़ता है। और उस गौर जो छोटा सा कबीला बोलिए, कस्बा है, छोटा सा राज्य बोलिए, तो वहां पर पहले शासन चल रहा था कुतुबुद्दीन हसन का। किसका शासन चल रहा था? याद नाम रखिएगा, कुतुबुद्दीन हसन। इस कुतुबुद्दीन हसन की 6 संतानें थी। कितनी संतानें? 6 संतानें थी। उस 6 संतानों में जो सबसे योग्य संतान था वही था मोहम्मद गौरी। कौन सी समझ में आई बात? तो ये भी जो होता है, मोहम्मद गौरी भी कहां से आया था? अफगान से ही आया था। ठीक, और अफगान से रास्ते हुए वो पाकिस्तान होते हुए भारत में एंट्री करेगा। तो जब मोहम्मद गौरी भारत की ओर आक्रमण करने के लिए अग्रसर था, तो भारत में भी तो राजा को शासन चल रहा था। उस समय कुछ प्रमुख राजाएं थी। उस समय अजमेर, जहां पर शासन चल रहा था चौहान वंश का, जो सबसे प्रतापी उस समय शासक था पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद चालुक्य जो आप पढ़ चुके थे, भीम द्वितीय, और यहां पर चल रहा था एक और आपका चंदेल वंश का शासन चल रहा था, जिसमें था जयचंद। ये उस समय भारत के 3 महत्वपूर्ण शासक थे। और ये तीनों ऐसे शासक थे जो तीनों में क्या होता है, समझौता किसी प्रकार का नहीं हुआ था। तो आप लोग को शुरू से इतिहास में बताएं, कोई भी बाहरी आक्रमणकारी भारत में तभी आक्रमण करेगा जब वहां पर देखिएगा कि वहां की सरकार में एकता नहीं, स्थिरता नहीं है, सब अपने में लड़ रहे हैं। तो उसी का लाभ उठा करके कौन आया? गौरी भारत पर आया। क्यों? क्योंकि गौरी से पहले गजनवी भी भारत पर आया था, जो 17 बार आक्रमण किया, और भी कहां से आया था? अफगान से ही आया था। तो जैसे आप लोग आते कि नहीं, जैसे मंगलम कोचिंग सेंटर में अच्छी पढ़ाई होगी, तो आप अपने रिजल्ट अगर आप लोग कर दिए, तो आपके मोहल्ले में जितने भी बच्चे होंगे, अच्छा ठीक है वहां पढ़ाई होता है, रिजल्ट होता है, तो वहीं आएगा। तो मतलब कैसे पता चला? आप रिजल्ट किए तभी आप लोग जाना। तो सेम कंडीशन यहां था। तो जब ये गजनवी जो होता था भारत से, जानते थे कि भारत में वो का साम्राज्य का विस्तार कभी नहीं किया, वो आया यहां से सारा संपत्ति लूट करके कहां ले आता था? अफगान में इकट्ठा करता था। तो जब कोई संपत्ति लूट करके लेके आएगा तो इच्छा जागृत होगा ना, हम भी जाएंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो कि गांव में विलेज एरिया या जहां पर नहीं होता साधन, वहां क्या करते हैं? बॉम्बे दिल्ली जाते हैं। तो अगर आपका मोहल्ला से एक गया बॉम्बे दिल्ली काम करने, तो पीछे पीछे देखोगे 10-12 आदमी और जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए देखते हैं कि नहीं, वहां पर पैसा है, आमदनी का जरिया है, आमदनी होता तभी तो जाते हैं। यही ना कंडीशन रहता है। तो सेम कंडीशन यहां है। तो ये जो मोहम्मद गजनवी ही प्रेरित होकर मोहम्मद गौरी भारत पर आया। लेकिन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि मोहम्मद गजनवी जो था, वो भारत में साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। वो क्या हुआ? धन संपदा लूट के लेके चल जाता था। लेकिन मोहम्मद गौरी भारत में विस्तार नीति पर आया था। यहां साम्राज्य लूटता भी था और साम्राज्य का विस्तार की। तो जब साम्राज्य का विस्तार करेगा तो इसको तो लड़ना पड़ेगा भारत के शासक से।
तो इसीलिए जब वो भारत में आया तो शुरू से बोले कि पाकिस्तान होते हुए भारत में जब आएगा तो सबसे पहला मुकाबला वही चौहान वंश के शासक से पड़ेगा। ठीक, इसकी सारी हम लोग पढ़ेंगे। पहले ब्रीफ आइडिया लीजिए, मोहम्मद गौरी कौन था। तो मोहम्मद गौरी भी एक तुर्क जाति का था। ठीक, तो जैसा कि जानते हैं कि ये तुर्क जाति कहां पर निवास करते थे, अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में अगर बोलेगा कहां पर, तो गौर जगह है। कौन जगह पर, इसी कारण उसका नाम पड़ा गौरी। ठीक है, नहीं तो गौरी हिंदी नाम है, हिंदी नाम नहीं समझिएगा, क्योंकि हिंदू ये उस जगह के नाम पर पड़ गया। जैसे हम लोग झारखंड कहीं भी जाएंगे नाम पता नहीं है, झारखंडी है। बिहार का बोलेंगे बिहारी है, उसको क्या होता है उसी प्लेस से इंडिकेट कर देते हैं, सेम इसलिए इसका टाइटल मिला ही है। सही में आई बात। तो इसीलिए देखो, तो ये जो था इसके दूसरे चरण का नेतृत्व का, पहला चरण में आया था कि महमूद गजनबी आया था। तो दूसरी बार जो आक्रमण करने वाला था तुर्कमेनिस्तान से या अफगानिस्तान से आने वाला व्यक्ति था, वो कौन था, मोहम्मद गौरी। याद रखिएगा। और मोहम्मद गौरी का पिता का नाम बता दिए आपको, कुतुबुद्दीन हसन। क्या नाम था, हसन। याद रखिएगा, वो पूछता नहीं है, कभी कभी अगर एग्जाम में पूछेगा तो बता दीजिएगा। ठीक, उसके बाद मोहम्मद गौरी का देखो नाम पूरा था मयूद्दीन मोहम्मद बिन शाह या शहाबुद्दीन। ठीक, शाह होगा। ठीक, और ये जो होता है गौर वंश में मोहम्मद भी कहा जाता था इसे। गौर जो साम्राज्य था इसे क्या कहा जाता था, मोहम्मद कहा जाता था। तो मोहम्मद से इसको पुकारा गया और इसका जन्म कहां हुआ, गौर में, तो बन गया मोहम्मद गौरी। सही माई बात, जोड़ लिया स्थान के नाम पर। आज तरह का नाम साउथ इंडियन वाला को देखोगे, पूरा दादा का परदादा का लास्ट में उसका नाम आएगा, YKNV जयपाल रेड्डी, लास्ट में टाइटल आएगा और नाम बाकी सब शॉर्ट में नाम लिखा रहेगा। तो इसीलिए जो था इसका वास्तविक नाम था मयूजुद्दीन मोहम्मद बिन शाह, जिसके क्या होता है शहाबुद्दीन भी कहा जाता था। और वहां के लोग इसे टैग लाइन नाम से किस नाम से पुकारते थे, मोहम्मद के नाम से, इसीलिए इसे पड़ गया मोहम्मद गौरी। यहां तक क्लियर। आगे देखो, मोहम्मद गौरी जो होता था 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना। जैसा कि आपको बताएं कि इसके पिता की जो 6 संतानें थी, इस 6 संतानों में सबसे योग्य जो संतान था ये मोहम्मद गौरी था। तो जो योग्य रहेगा वही शासक बनेगा। तो जब गौर का शासक बना तो ये फिर कुछ किधर किया, भारत की ओर आक्रमण करेगा। तो देखो 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान और सिंध पर आक्रमण किया। भारत, क्योंकि भारत में प्रवेश द्वार हमेशा से शुरू से बताते आए हैं वो पाकिस्तान रास्ते हुए पंजाब और सिंध प्रांत होते हुए जाएगा। तो वो सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया और वहां से विजय प्राप्त किया। और जो वर्तमान में मुल्तान कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक, लेकिन उस समय जब अखंड भारत था तो उसमें भारत का ही अंग था। हमारा देश आजादी से पहले मुल्तान भी तो भारत का ही अंग था। तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया कब, 1175 में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले आक्रमण कब किया, तो कब किया, 1175 ईस्वी में। और कहां आक्रमण किया था, मुल्तान और सिंध प्रांत में। ठीक, इसके बाद यहां पर जब आक्रमण करने के बाद ये मुड़ा किधर, गुजरात की ओर। तो गुजरात में उस समय शासन जो चल रहा था चालुक्य का चल रहा था, चालुक्य वंश का साम्राज्य था। तो जब वो 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया तो वहां का शासन कौन था, भीमद्वितीय था। तो भीमद्वितीय था तो माउंट आबू में यहां पर उसको बुरी तरह हरा दिया। किसको हराया, मोहम्मद गौरी को। कौन हराया, भीमद्वितीय। और भीमद्वितीय उस समय चालुक्य साम्राज्य का शासक था। तो मोहम्मद गौरी का सबसे पहली पराजय जो हुआ था, कौन पराजित करने वाला व्यक्ति था, भीमद्वितीय। और इसका साम्राज्य कहां चल रहा था, गुजरात में। और ये किस वंश का शासक था, चालुक्य वंश। याद रखिएगा। तो माउंट आबू में इसे बुरी तरह पराजित कर दिया। यह तुर्को आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। मतलब गौरी तो कभी हारा नहीं, ठीक, सॉरी गजनबी हारा नहीं, और गौरी दूसरा बार आया। तो ये एक बार तो मुल्तान को जीत लिया, लेकिन यहां पर क्या हो गया, ये हार गया। तो हार जाने के बाद कहा, फिर वो अपना प्रदेश लौट गया, राज्य। फिर उसके बाद वो पूरा तैयारी किया। तैयारी करने के बाद हार नहीं माना, क्योंकि ये लोग पहले बताए ये लोग बर्बर स्वभाव के होते थे, लड़ाई करना इसका मुख्य पैसा था। तो जो पैसा में हारेगा तो फिर उठेगा। उसी प्रकार आप लोग का मुख्य धर्म और पैसा क्या है, एजुकेशन लेना, शिक्षा लेना, और शिक्षा का बदल लेकर के जॉब एक लेना, गवर्नमेंट जॉब।
ऐसा नहीं कि एक एग्जाम दिए नहीं रिजल्ट हुआ अब हमसे नहीं बनी, फिर प्रयास कीजिए, फिर प्रयास करिए। इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर सपोज दैट यहां से जब हरा दिया था भीमदूत, ये लौट जाता तो फिर साम्राज्य का विस्तार करता, और अगर ये नहीं वापस आता तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कभी नहीं होता। आज हम लोग मुस्लिम जो जनजातीय देखते हैं यहीं से प्रारंभ हुआ है। अगर मोहम्मद गौरी का विजय अभियान को कोई रोक देता, आगे बढ़ने नहीं देता, तो भारत में कभी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना ही नहीं हो पाता। क्योंकि मुस्लिम का आने के बाद ही फिर दिल्ली सल्तनत आएगा, मुगल सल्तनत आएगा, वहीं से तो मुस्लिम साम्राज्य था। इससे पहले मुस्लिम साम्राज्य था कहां भारत में? 712 ईस्वी से मुस्लिम साम्राज्य का एंट्री हुआ मोहम्मद बिन कासिम से हमारे देश में। इसीलिए फॉरेनर लोग क्या था, फारसी हिंदुस्तान इसको कहता था, क्योंकि ये हिंदुओं का प्रदेश था। लॉजिक समझ में आई बात? तो ये मुस्लिम लोग आए बाहर से, यहाँ के बासिंदा नहीं थे। वो धीरे धीरे अब अस्थायी रूप से आने लगेंगे तो निवास करने लगेंगे। जैसे हमारे झारखंड प्रदेश में हर राज्य के लोग रहते हैं, उसके दादा परदादा सब रहते गए, यहीं अस्थायी बन गए। लेकिन झारखंड का मूल निवासी कौन है? जो पुराने पूर्वज हजारों साल से जो रह रहे हैं, वही ना यहाँ के झारखंड का मुख्य निवासी है। लेकिन वही लोग का अस्तित्व नहीं, पता ठिकाना नहीं है कौन कहाँ है। बाहरी प्रदेश के लोग आकर के पूरे राज्य पर कब्जा कर लिए हैं। कॉन्सेप्ट सही हमारी बात को? तो इसीलिए जो हुआ, तो पहली पराजय जो हुआ था, मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? भीमदूत ने। और किस युद्ध में? ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद मोहम्मद गौरी फिर हारा, तो फिर बोला कि नहीं अब हम यहां लड़ेंगे नहीं, अब यहां शक नहीं रहे। अब वो फिर आया पीछे वाले रास्ते से, मतलब जहां से पेशावर मुल्तान था वही सब भाग को जीतना किया। तो मोहम्मद गौरी फिर उसके बाद आगे चल के 1179 ईस्वी में पेशावर को जीता, 1181 ईस्वी में लाहौर, और उसके बाद 1185 ईस्वी में किसको जीत लिया? सियालकोट। तब इन सभी जब राज्य को जीता तो अब क्या हो गया, इसकी शक्ति बढ़ने लग गई। अब शक्ति बढ़ने लग गई तो फिर अब लौटता बोला नहीं, अब हम गुजरात पर नहीं जाएंगे, अब वो कहां आता है? पृथ्वीराज चौहान की ओर मुड़ता है। ठीक है, चौहान वंश की ओर। तो देखो मोहम्मद गौरी जो होता है लाहौर और उसके आसपास के क्षेत्र को जीत लिया, और उसने अपने सेंटर अब कहां बना दिया? लाहौर। पहले जहां उसका गौर था केंद्र, अब वो आधिपत्य कहां जमा लिया? लाहौर पर। अब एकदम भारत का, मतलब जहां वो भारत के साम्राज्य नीति में था, एकदम करीब पहुंचने लग गया, क्योंकि उसका टारगेट कहां था? दिल्ली पर जाना था। ठीक, तो बोला गया है अब वो क्या होता है, इसके बाद पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार कर लिया तो वहीं पर शासन चल रहा था किसका? पृथ्वीराज चौहान। जनरली उस समय पृथ्वीराज चौहान अजमेर जगह पड़ता है पंजाब के आसपास, राजस्थान के पास है, तो वहीं से वो शासन कर रहा था। दिल्ली उसका नाना का प्रदेश था, और यहां पर कौन था आपका? एक चंदेल वंश था, जो चंद्रबरदाई बोल रहे हैं, जयचंद, सॉरी, चंद्रबरदाई था। इसका मदद आगे कहानी सुनाएंगे। तो जब ये पंजाब पर आक्रमण किया तो यहां पर वो सक्सेस नहीं हुआ। 1191 ईस्वी में जब तराइन की पहली लड़ाई हुआ, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ, तो गौरी को पराजित कर दिया। तो गौरी को फिर वहां से हार गया, वापस लौट गया। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान, ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पहली लड़ाई जो हुई थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो उसमें विजय कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान हुआ था। और वो लड़ाई का नाम क्या था? तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध था? तराइन का युद्ध आपका पूछा जाएगा कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? कौन से सही माई बात? इसको हरा दिया, फिर है ये हार गया। तो बोला अब हार गया, तो हार जाने के बाद फिर वो वापस लौटा। वापस लौटने के बाद फिर उन्होंने अपनी शक्ति का संग्रह करने लगा, मैंने पूरी अपनी शक्ति, क्योंकि हार जाने के बाद क्या होता है, आप अपनी फिर उससे ज्यादा सैनिक बल सारा शक्ति इकट्ठी तब तो आक्रमण कीजिएगा। फिर भी वापस लौटने के बाद पूरी ये शक्ति संग्रह किया कि अब हमें विजय प्राप्त करना है। तो विजय प्राप्त करने के बाद तो यहां पर एक कहानी सुनिए ध्यान से। पृथ्वीराज चौहान जब जीत गया तो देखो इसमें क्या होता है, अभिमान की भावना आ गई कि अगर फिर से अगर मोहम्मद गौरी आएगा तो हम इसको पराजित कर देंगे, क्योंकि जीत ही चुके हैं। तो ये क्या हुआ, फिर उसको इग्नोर कर दिया। बट मोहम्मद गौरी अपने युद्ध में जो पराजय हुआ था उसका बदला लेना चाहता था। अब बदला लेने के बाद जब वो वापस लौटा तो फिर वो अपने शक्ति को संग्रह करने के लिए, और इसी दौरान मोहम्मद गौरी को 2 योग्य सेनापति मिले।
एक सेनापति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका दूसरा सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। जब दूसरी बार पहली बार जो आपसे हार करके पृथ्वीराज चौहान से वापस लौटा तो इसे दो योग्य सेनापति मिले। किसको मिले? मोहम्मद गौरी को। और पूरी सेना को संग्रह किया और फिर आक्रमण किया। और आक्रमण करने से पहले देखो, पर जो भी राजनीतिक होता है ना, बोलता है, कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। समझ में आता? इसका मुहावरा समझते हैं ना? मतलब अगर आपका घर में है तो अगर घर के सदस्य आप यूनिटी में है तो बाहर वाला कभी आपको पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन अगर घर का राज बता देगा तो आपका पूरा घर का पराजय हो जाता है ना। इसका उदाहरण हमारा रामायण में था, शेम कहानी था। ये लड़ाई करने से पहले दिमाग लगाया कि पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन है कौन कौन। तब बोला कि भारत में 3 ही अभी शक्तिशाली जगह है। एक चालुक्य वंश चल रहा था, एक पृथ्वीराज चौहान चल रहा था और एक यहां पर कौन था? जयचंद था। और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में पटरी नहीं खाता था। पटरी समझते हैं ना? दोनों में झगड़ा था। क्यों झगड़ा था? ऐसा माना जाता है इतिहासकार का कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री जय संहिता थी। क्या नाम था उसका पुत्री का नाम? अरे संहिता नाम उसका भूल रहे हैं। तो उसकी पुत्री से ये क्या किया था? उसका शादी जब हो रहा था तो जबरदस्ती से विवाह कर लिया था, क्योंकि ये इसकी प्रेम करता था। तो जब हो गया, जब उसकी किसी को पुत्री को उठा के ले जाएगा तो भी तो अपना प्राण का बदला लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों राजपूताना थे और कभी भी राजपूताना लोग अपने अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं। तो जयचंद भी था फिराक में कि हम पृथ्वीराज चौहान को हराए कैसे। तो इसका मौका मिल गया। किसको मिल गया? जयचंद को। क्योंकि जान रहा है कि जयचंद जान गया कि इस पर आक्रमण करने वाला है कौन? मोहम्मद गौरी। तो जयचंद जो मिल गया किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया। तो किसका हुआ? मोहम्मद गौरी का पावर और क्या हो गया? बढ़ गया। तो वही आगे चल के हुआ। देखो, बोला गया है 91 में तो लड़ा, 1 साल पूरा संघर्ष किया, अपनी शक्ति बढ़ाया। कौन? मोहम्मद गौरी बढ़ाया। और फिर 1192 में तराइन का युद्ध में आया लड़ने के लिए। तो इस बार जब लड़ने आया तो वो पुराना मोहम्मद गौरी नहीं था। इस बार मोहम्मद गौरी का 2 एकदम योग्य सेनापति के साथ आया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था और बख्तियार खिलजी। और इधर से इसका सहायता कौन किया? जयचंद का सहायता किया। तीनों मिल गया। अब आया तो दूसरी लड़ाई में देखो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई और उसकी हत्या कर दी गई। हत्या कर देने के बाद उसे कैद बना लिया और उसी कैद में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अपने अपने इतिहासकारों में बहुत सारा मानना है, इसकी स्टोरी बहुत सारा है। इसकी हत्या का कारण जो होता है, किसकी हत्या का? पृथ्वीराज चौहान की हत्या का अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात बताई है। कुछ लोगों ने बताया कि इसे जब कैद किया उसी से ही मार दिया। कुछ लोगों का मानना है कि युद्ध में मारा गया। और कुछ लोगों का मानना है कि चंद्र बरदाई का नाम सुनोगे, पृथ्वीराज रासो के रचयिता है, किताब ही लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो जो था की मदद से, जो क्या था, पृथ्वीराज चंद्र बरदाई की मदद से पृथ्वीराज चौहान ने किसका? मोहम्मद गौरी के आंख में तीर मार के हत्या कर दी। इसमें मूवी भी बना था। तो अलग अलग इतिहासकारों का मानना अलग अलग है। बट एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि तराइन की दूसरी लड़ाई जब हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी का बीच में, तो विजय कौन हुआ था? मोहम्मद गौरी। समझ में आई बात? मतलब तराइन में 2 लड़ाई हुआ था। पहली लड़ाई में विजय कौन हुआ था? चौहान। तो तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? याद रखिएगा, डेट पूछता है ये। 1191 ईस्वी। तराइन की दूसरी लड़ाई किसका किसका बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, के बीच में हुआ था। तो अगर इसकी मदद नहीं करता जयचंद तो डेफिनेटली कि फिर हार जाता। लेकिन ये भी अपने प्रतिशोध का बदला ले रहा था। इसके बाद देखो फिर यहां पर स्टोरी। तो जयचंद जब उसके साथ समर्थन किया तो जयचंद का भी खैरियत नहीं था, क्योंकि आगे चल के जयचंद को भी हराएगा मोहम्मद। क्योंकि मोहम्मद गौरी भारत में साम्राज्यवादी नीति से आया था। मोहम्मद गजनबी के तरह नहीं कि यहां से जो पाए लूट के ले आए। वो भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो साम्राज्य का विस्तार करेगा तो क्या होगा? पहले दोस्ती करो, फिर उसका सारा राज जान लो, फिर उसके बाद उससे भी पराजित कर दो। तो आगे भी लड़ाई होगा, जयचंद के साथ भी लड़ेगा। तो जब पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हो गया तो अजमेर और पंजाब का एरिया सारा वो जीत लिया। इसके बाद टारगेट बनाता है जयचंद को। लेकिन देखो इतिहासकार जो बहुत ही फेमस इतिहासकार है, जिसका नाम है क्या? बीएस स्मिथ,
का कहना है कि तराइन के दुष्ट युद्ध में ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जो भारत में मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी। अगर ये तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी हार जाता तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार कभी नहीं होता। अभी जैसे हमारे देश में जितने मुस्लिम साम्राज्य हैं, इसका विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण योग्यता जो निभाई थी वो मोहम्मद गौरी ही निभाई थी। अगर मोहम्मद गौरी हार जाता तो भारत नहीं आता, तब हमारे देश में मुस्लिम साम्राज्य एकदम नहीं रहता। तो मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, कौन निभाई थी? याद रहेगा। और कौन सी लड़ाई था? तराइन का कौन सा लड़ाई? और कब हुआ था? भूलना नहीं, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है ये, है ना? हाँ तो पूछेगा नहीं, ये एक नया इतिहास है। सफलता हुई और बाद में होने वाले आक्रमणकारी को इन्होंने पराजय मात्र था। बोला गया तराइन के युद्ध के बाद गौरी धीरे धीरे क्या हो गया, भारत में उसको तो प्रवेश द्वार मिल गया। अब कौन कौन सा देखो, गौरी मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर दिल्ली को भी अपना राजधानी बनाया, क्योंकि दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का नाना शासन कर रहे थे, तो वहां पर भी उसको पराजित कर दिया। और पूरा अब कब्जा कहां चला गया? सेंटर पर आ गया, दिल्ली का। और जो दिल्ली पर कब्जा कर लेगा मतलब क्या हुआ, वहां से पूरे वो सारे भारत के साम्राज्य पर कंट्रोल करेगा। ठीक, तो आगे चल के देखो, आगे चल के 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में, जिसमें कहा जो पड़ता कहां पर है? फिरोजाबाद में, उसने गढ़वाल शासक कौन थे? जयचंद को भी पराजित किया। तो शुरू में तो बहुत खुश था, चलो हम तो अपना दुश्मन को हरा दिए, तो ये नहीं खैर माना कि दुश्मन कभी भी दुश्मन दोस्त नहीं बन सकता है, क्योंकि वो जान रहा था कि हमको एंट्री मिले। तो अब तो उसके किसका पावर बढ़ गया था? मोहम्मद गौरी का। तो अब बोला अगर हमको भारत में जीतना है तो जयचंद को भी पराजित करना पड़ेगा। तो जयचंद से युद्ध लड़ा कब? 1100, जिसमें उसे पराजित कर दिया। ठीक है, उस युद्ध का नाम क्या था? चंदवार का युद्ध। इसके बाद देखो, मोहम्मद गौरी जैसे बताए थे, उसका दो प्रमुख सेनापति थे, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे का नाम था बख्तियार खिलजी। ये सेनापति थे, तो ये गुलाम थे। गुलाम किसको कहा जाता पता है? किसको कहा जाता? सपोज गुलाम मतलब आपको हम 5 लाख रुपया में सपोज दैट किया, एक है जो भी रसम खरीद लिए, मतलब आप मेरे अधीन हो गए। अब आपका माँ बाप कोई मतलब नहीं, अब जो हम बोलेंगे वही आप हो। गुलाम इसी कहेंगे, बोलेंगे पहाड़ से कूद जाओ, कूद जाएगा। बोले उसको कहा जाकर खेती बाड़ी कर, मतलब हम जो देंगे मतलब हम ही सब कुछ बन जाएंगे। गुलाम का मतलब यही होता था। तो अब जो होगा, तो यही से आगे चल के गुलाम वंश का नींव पड़ेगा आगे चल के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई अस्तित्व नहीं था, ये गुलाम था। किसका था? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था सेनापति, इसका भी सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी, जो 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और बिहार शरीफ की स्थापना की। मतलब मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी था, तो जैसा कि आपको पढ़ाए थे, बताए थे कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट करने का सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, कौन थी? अब बख्तियार खिलजी बताए थे, इसका भी कारण था, उसमें नालंदा पढ़ा रहे थे, तो आपका गुप्त वंश में बताए थे ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत बार बीमार पड़ गया था। तो बीमार पड़ गया था तो उसका ट्रीटमेंट पूरा दुनिया कोई डॉक्टर ही नहीं कर पा रहा था। तो अपना सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। तो बोला आओ, तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, वहां एक से एक टैलेंटेड लोग पढ़ा करते थे। तो वहीं का वैद्य को बुलाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या रखा था? शर्त रखा था। क्या शर्त रखा था? कि हमको बिना दवा खाए ठीक होना है, हम दवा नहीं खाएंगे लेकिन हमको ठीक करना है। तो जैसे कि बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या होता है? सुबह सुबह कुरान पढ़ने की आदत थी, जैसे मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो वो वैद्य क्या था? उसके कुरान के पेज में ही दवा लगा देता था। अब जब जब जीभ से लगाए तब तक दवा कहां जाए? मुंह में जाएगा। बच्चे लोग को सभी को पढ़ने का आदत रहता है ना, कि पेज पलटी करते हैं, कैसे? ऐसे लगाए थक, ऐसे लगाए थक 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 थक, पलटी मारते हैं। तो वही हैबिट देख लिया था उसको, तो उससे ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो बोला बहुत टैलेंटेड योग रखता है नालंदा को। तो बोला देखो, तो आपको शुरू से बताएं, किसी भी देश या किसी भी राज्य को नष्ट करना है, वहां की सभ्यता, संस्कृति और बौद्धिक क्षमता को नष्ट कर दीजिए, वो राज्य और देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। जिसका जीता जागता वो जानता हमारा झारखंड है। झारखंड कैसे एग्जाम्पल है?
आपको बहुत बड़ा एग्जांपल, हम किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कहने का सेंस ये है कि यहां पर देखो अपार संपदा है कि नहीं, इतनी संपदा है कि हमारे खनिज संपदा के यूज करके दूसरे राज्य डेवलप हो रहे हैं। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया क्या है, कोयला, सब अब्रक, सब चीजें यहीं से उठा के लेके जा रहे हैं। अगर सपोज करो अगर वो प्लांट यहीं पर स्थापित होते तो हमारा राज्य डेवलप नहीं होता। किसी को अभी हर घर में नौकरी मिलता कि नहीं, लेकिन क्या हुआ, यहाँ का सब उठा के लेके आ रहे, कुछ रॉयल्टी दे रहे हैं, जाओ, और यहाँ का आदमी कमाने फिर वहीं जा रहे हैं जहां कंपनी बन रहा है, यहाँ का संपत्ति ले आके उसी में जा रहे हैं, देहाती मजदूरी के रूप में काम कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी के रूप में काम कर रहे हैं। अगर यहाँ रहता तो उसको अस्थायी नौकरी मिलता। तो सेम कंडीशन था ये तब ये आदेश दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कि बहुत इंटेलिजेंट लग रहता है, तो बोला क्या किया जाए, बोला उस क्या और नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दो। और ऐसी आग लगी, इतनी पुस्तक की भरमार थी कि 6 महीने तक वो जलता रहा। और दुख की बात यह है कि देखो इन्होंने तो बिहार, ये किस कौन, बख्तियार खिलजी जलाया, और उसी के नाम पर अभी भी स्टेशन है बख्तियारपुर। जब जाओगे पटना से अगर नालंदा जाओगे या बिहार शरीफ तो बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, वहीं से टर्न मारेगा गाड़ी, कोट लाइन जाएगा। और इधर से जाओगे माने कोडरमा से जाओगे तो भी बख्तियारपुर पर रुकेगा ट्रेन, पटना से पहले पड़ता है, 60 से 70 किलोमीटर पहले है, फिर वहीं से चेंज करोगे तब जाओगे नालंदा बिहार शरीफ। तो इन्होंने क्या किया, ये गुलाम था दोनों का, किसका किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का बख्तियार खिलजी, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, गुलाम था। तो ये तो अपना गुलाम मालिक का कब ले, आदेश तो पालन करेगा ना। गुलाम का मतलब वही हुआ, ये गुलाम वंशे का मतलब ही हुआ कि जिसको गुलाम बना लिया मतलब उसका माता पिता कुछ नहीं, जो उसको खरीद लिया वही सब कुछ है, करता धरता, अब उसका कुछ मतलब नहीं। जो अभी भी केस देखने को मिलता है अफगानिस्तान में, तालिबान में जो बनता है, जो बोलते हैं ह्यूमन बॉम्ब, यही होता है ना। ह्यूमन बॉम्ब क्या होता है, उसका पैसा दिया, बॉम्ब लगाया, उड़ गया, कुछ नहीं, 5 लाख रुपए में, बोला वो गाड़ी का पास देना, 5 लाख दिया, बॉम्ब अपने लाके उड़ गया, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बॉम्ब। कुछ नहीं, उसका दिमाग उमाग खत्म है, कुछ नहीं, वो गुलाम है। तो मैं गुलाम, अब गुलाम आप लोग बनिएगा, गुलाम बनेंगे, रखो अपना पैसा अपने पास, है ना, हम इधर खा कमा लेंगे। तो गुलामी, हम लोग भी गुलाम थे, अंग्रेजों को गुलाम थे ना, गुलाम आए जी इधर आइए, नहीं आएंगे, माँ चाबुक लगाओ, 100 चाबुक, हाँ मालिक जो आदेश दीजिए। तो हम लोग भी अंग्रेज का गुलाम रहे, ठीक। अगर वो जीवन रहता तो अभी कितना आनंद आता है ना, नहीं रहता। तब अभी आप लोग पूरा इंटेलिजेंस से पढ़ते, जो 6 महीना में काम करने वाले थे 15 दिन में काम करके रेडी। हाँ, नहीं तो मार 4 बजे सुबह कोचिंग आना है, नहीं आइएगा 100 कोड़े लगाए जाए, उसके बारे में 100 कोड़ा लगेगा। हाँ, आप पहले को हिंदुस्तानी को तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, ब्रिटिश भी ही नीति अपनाया था ना कि उसको एजुकेशन नहीं देना है, एजुकेशन देगा तो ये टैलेंटेड हो जाएगा, तो गुलाम बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके दादा परदादा जो भी थे, अभी अपने संपत्ति को देखेंगे कि देखेंगे अरे कभी मेरा ही संपत्ति था ही, आज जब देखोगे कागज उगज मेरा था, ये दादा परदादा काहे बेच दिया वो जमीन को, नहीं देता तो आज करोड़ों का मालिक रहते। खतियान उतियान में देखिएगा, बोलेगा इतना संपत्ति, एकड़ का एकड़, अभी देखेंगे कि 2 कट्ठा जमीन नहीं है ना। सब दादा परदादा बेचते बेचते आपका हाथ में आएगा 2 कट्ठा जमीन, 2 कट्ठा जमीन में घरों नहीं बनेगा। तो क्यों थे, तब पहले पैसा नहीं दिया जाता था, लिखवा लेता था, जी ठेपा मारो, मार दिया, हाँ मालिक लीजिए, हाँ मालिक लीजिए, ठेपा मार मार के सब ले लिया जमीन। इसीलिए बंदोबस्त जमींदारी प्रथा जो पढ़ाएंगे आगे चल के आ गया है। तो चलिए ये गुलाम का स्टोरी था। तो इसका मतलब हुआ बख्तियार खिलजी ने कब 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और उसका नाम बदल दिया, उसका नाम बदल के क्या कर दिया, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ जगह है, अभी बिहार बस आती है, बोल देखना चढ़ेगी बस में, बिहार शरीफ, नवादा, बिहार शरीफ, नालंदा का बस चलेगा। तो बिहार शरीफ का जो टाइटल देने वाला कौन था, बख्तियार खिलजी। किसको नष्ट करके, ठीक। उसके बाद 1205 ईस्वी में गौरी ने अपने अंतिम अभियान में लड़ा, अंतिम में पंजाब के खोखर जनजाति, ये बहुत ही खतरनाक जनजाति हुआ करती थी,
ये भी एकदम प्रतिशोध की भावना। तो यहां पर इसको पराजित कर दिया, लेकिन ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का, इसकी मृत्यु का कारण यही खोखर जाति पड़ेगा, हत्या करेगा आगे चल के। जैसे गुर्जर जाति जो बोलते हैं ना, गुर्जर लोग, समझते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लड़ाई निभाई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। तो ये जब गौरी जब इसको पराजित कर दिया, तो ये भी अपने अभिमान का बदला लेगा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए, मोहम्मद गौरी का अंतिम लड़ाई जो था वो किसके खिलाफ था और कब लड़ा था? वो 1205 में अंतिम उसका जीवन का लड़ाई था। मोहम्मद गौरी को जो सेनापति था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, 1203 ईस्वी में उसको बिहार का सौंप दी थी जिम्मेवारी, और 2004 से 2005 में बंगाल विजय जीत लिया। बंगाल भी किसको सौंप दिया? बख्तियार खिलजी, के उस समय से बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक था, इतना बड़ा साम्राज्य था। बंगाल से अलग हुआ बिहार, और बिहार से अलग हुआ उड़ीसा, और बिहार से अलग हुआ फिर झारखंड। इतना बड़ा साम्राज्य था। ये सारा साम्राज्य सौंप दिया किसको? बख्तियार खिलजी को। और उसके बाद जब फिर अपने प्रदेश गौर लौटा, तो दिल्ली का कार्यभार जो सौंप दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि उसका दो ही प्रमुख गुलाम था, एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का साम्राज्य सौंप दिया कौन? मोहम्मद गौरी। और दूसरा जो बंगाल प्रांत, बिहार, ये सब का साम्राज्य बख्तियार खिलजी को सौंप करके वो गौर प्रदेश लौटा। तो ऐसा बोला जाता है, देखो गौर के समय में सिखों पर हिंदू देवी देवता लक्ष्मी के अंकित मिलते हैं, हिंदू देवी लक्ष्मी के अंक मिलते हैं। मतलब उन्होंने सिक्का जो चलाया था, मोहम्मद हर राजा चलाता है, तो ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए थे उसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति अंकित हुआ करती थी। और लक्ष्मी जी किसका? हिंदू देवी देवता का प्रतीक है। तो इसीलिए बहुत सारा का स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है, अच्छा मोहम्मद गौरी हिंदुए होगा? हिंदुए नहीं होगा, वो मुस्लिम था। उसका टाइटल क्यों पढ़ा था बता दिए अभी, क्योंकि गौर में रहने वाला था इसलिए पढ़ा गौरी, और उसको पुकारू नाम क्या था? मोहम्मद, इसीलिए उसका टैग लाइन बड़ा मोहम्मद गौरी। उसके बाद मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध एक क्या थे? चिश्ती संत, जिसका नाम है मयुद्दीन चिश्ती, जिसने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की, जो अजमेर में पड़ता है, ठीक है, मौलाना मयुद्दीन चिश्ती। तो ये जो होता है, इसके साथ मोहम्मद गौरी जब अफगान आया था उसके साथ लेकर के आए थे संत, उस चिश्ती संत, उसका नाम क्या था? मयुद्दीन चिश्ती। बहुत ही फेमस दरगाह है जहां सभी कोई देखते हैं, जाते हैं। तो भारत आए, और जिसने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो इसके जाने के बाद भक्ति आंदोलन चालू होगा, धीरे धीरे डेवलप करेगा, क्योंकि गुलाम वंश के बाद भक्ति आंदोलन ही प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद देखो, मोहम्मद गौरी का पहले बोले कोई भी संतान नहीं था, तो संतान रहेगा तो ये काहे भारत को लूटा? संतान नहीं तो क्या करेगा भाई संपत्ति लेकर के? मान लिए किसी का संतान है तो आराम से खाओ, उधर गौरव प्रदेश में रहो। लेकिन इंप्रेशन, क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन ही इंस्पायर हुआ था किससे? गजनबी से। वो बोला लूटा था, हम काहे पीछे चले, हम भी तो ही पहुंच गया, अब पूरा एकदम तबाह हुआ करके फिर लौटा। तो बोला कि मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, तथा जयचंद को पराजित करने के बाद गौर द्वारा भारत जीत लिए गए प्रदेशों को किसको सौंप दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब पूरा का पूरा एक पूरा भाग, एकदम कंप्लीट एरिया दे दिया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब वो दिल्ली पर संतुलित करेगा, और वहीं से गुलाम वंश का नींव पड़ेगा, क्योंकि खुद गुलाम था, तो गुलाम होने के बाद नींव पड़ेगा गुलामे वंश का ना, टाइटल तो वही मिलेगा। तो इसीलिए गुलाम वंश का जो नींव पड़ता है, कैसे पड़ता है? कुतुबुद्दीन ऐबक से ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये सौंप करके कहां लौट गया? गजनी। तो गजनबी का में एक छोटा सा जगह था गौर प्रदेश। उसके बाद देखो 1206 ईस्वी में दैमक नामक स्थान पर देखो रामलाल खोखरर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। एक खोखरी संप्रदाय को हरा दिया था, ये हराने के बाद ये भी अपने अपमान का बदला लेगा। तो बोला गया कि जब मोहम्मद गौरी जब था कौन जगह पर? दैमक नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी, और उसने अपमान का बदला ले लिया। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। उसके बाद मोहम्मद गौरी को दफना दिया कहां? गजनी, जिसको बोलते हैं गजनवी जगह पड़ता है। और मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम, ठीक, जिसमें कौन कौन नाम आता है? आप बोलेंगे सर बख्तियार खिलजी नहीं है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था बख्तियार खिलजी। दूसरा गुलाम था इसको क्या?
यल्दोस, और तीसरा कुबाचा, कुबाचा। तो मोहम्मद गौरी का 3 प्रमुख गुलाम थे, ये अपना गुलाम को रखता था, जो कहते हैं बॉडीगार्ड। पहले राजा को मारने से पहले उसको गुलाम से लड़ना पड़ेगा, तो गुलाम में इसका पावरफुल था। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? तो मोहम्मद गौरी का मृत्यु कब हुआ था बोलो? इसके 3 गुलाम में प्रमुख गुलाम का नाम बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोस और कुबाचा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम का नाम बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? और वहां का नामकरण क्या कर दिया बदल के? बिहार शरीफ। तो बिहार शरीफ का नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम बख्तियार खिलजी। तो यहां तक था आपका पूरा का पूरा मोहम्मद गौरी के बारे में। तो आई होप आपको सारा कक्षाएं समझ में आ गया होगा। तो यहां इसके बाद हम लोग चलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो गुलाम वंश का नींव पड़ती है। तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।